नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल को आज हम लोग देखेंगे, यानी कि सोलर सिस्टम को आज हम लोग देखेंगे। सोलर सिस्टम में कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब वो सौर मंडल में आपके कौन से टॉपिक हैं वो आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कई बार ब्रह्मांड के बारे में सुना होगा, आकाश गंगा के बारे में सुना होगा और आपने सौर मंडल के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर में ये सब बने कैसे। भाई कोई ना कोई तो ऐसा कारण होगा जिससे ये बने होंगे। तो आइए आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मांड बना कैसे था। तो सबसे पहले वो सारी चीजें हटाइए, हम आपको वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग हम लोग डालेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखो, कहा जाता है कि पहले कोई चीज शून्य होता है, शून्य के बाद ही कोई चीज आती है, कोई नंबर आता है। यानी शून्य का मतलब कि पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम नील है ना, एकदम कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे पहले ब्रह्मांड आया, फिर ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा बनी, फिर आकाश गंगा के बाद हमारा सौर मंडल बना और इसी सौर मंडल में फिर हमारी पृथ्वी बनी और इसी पृथ्वी में ये सारे जीव जंतु हैं, हम लोग हैं। क्लियर है? यानी सबसे पहले ब्रह्मांड कई आकाश गंगाओं से मिलके बना है, फिर आकाश गंगा में कई सोलर सिस्टम है, कई तारों का समूह है और ये आपकी पृथ्वी, सोलर सिस्टम में पृथ्वी। तो आकाश गंगा क्या है? तारों का, असंख्य तारों का यह एक समूह माना जाता है आकाश गंगा। और हर तारे का अपना एक परिवार है। हालांकि हमारा तो अपना जो सूर्य है, हमारे सूर्य परिवार का है ना भाग ही आपके क्या हैं, तो कई क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारी चीजें। और कई बार ये सिविल सर्विस जैसे परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से सौर मंडल का भाग कौन है, और ये कई बार पेपर में, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें तो वो छोड़िए, सबसे पहले क्या है कि मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम क्रमबद्ध इकाई के रूप में जिस विश्व का संकल्पना परिलक्षित हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि ब्रह्मांड बना कैसे, है ना। ब्रह्मांड बनने की कोई तो ऐसी विधि होगी जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो आइए, जैसे मैं एक पहले इमेजिनेशन आपको बताऊंगी, उसके बाद आप जब समझोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। सपोज दैट कुछ भी घर में नहीं है, मान के चलो, और अचानक से एक शीशे की बोतल आई, बोतल टूट गई। अब उस बोतल के छोटे छोटे कांच के टुकड़े न जाने कहां तक क्या हो गए, फैल गए। तो जो कांच का टुकड़ा था ही नहीं, एक बोतल था, लेकिन अचानक से वो टूटा तो उसमें न जाने कितने कांच के टुकड़े फैल गए। तो ऐसे में क्या हुआ? तो अब आप कहोगे ना कि मैम यहाँ तो कांच के टुकड़ों की उत्पत्ति हो गई, पहले तो कुछ था ही नहीं। ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड की भी हम बात करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कई सारे हाइपोथेसिस, अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे सर्वमान्य देखा जाए तो 4 सिद्धांत दिए गए ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, जिसमें से सबसे सर्वमान्य सिद्धांत ही है आपका बिग बैंग सिद्धांत। तो यदि अगर हम बात करें तो उसमें ये सारी चीजें अपनी जगह है ना, ये सब लिखा जरूर हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें तो ये देखना है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर हुई तो कैसे हुई। तो बिग बैंग सिद्धांत से ही इसके बारे में हमें पता चला है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत में क्या है? बिग बैंग एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था, है ना, बिग बैंग विस्फोट हुआ था, ये ध्यान रखिएगा।
बिग बैंग विस्फोट हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, बिग बैंग विस्फोट। तो अब आइए इसी में और भी चीजें देखेंगे। तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत सबसे प्रचलित और मान्य भी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी में और भी चीजें हैं, चलिए अब देखते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन आखिर किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था, है ना, लेमेत्रे ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। और जॉर्ज लेमेत्रे ने कब किया था? 1967 में। इसका अगर हम देखें तो जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले यह किया था। फिर बाद में रॉबर्ट वेगनर ने, है ना, देखा जाए तो बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या दी थी। इस सिद्धांत की व्याख्या दी थी 1967 में। 1967 में, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो 1967 में इसकी व्याख्या आपके इन्होंने दिया था। कहा जाता है कि यह सिद्धांत कहता है कि लगभग 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, है ना। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्या कहा गया था कि मतलब कि पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ देखा जाए कुछ भी नहीं था, लेकिन एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, ये ध्यान रखिएगा। तो एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसे आप कह सकते हो कि उसे आप गोलक भी कह सकते हो। एनसीईआरटी जैसी पुस्तकों में गोलक लिखा हुआ है, या आप सीधे कह सकते हो कि एक छोटा सा पिंड था, है ना, गोलाकार, है ना, अत्यंत सूक्ष्म था। इसका आयतन अगर देखा जाए तो आयतन भी अत्यंत सूक्ष्म था। आयतन भी अत्यंत सूक्ष्म था, यानी इतना सूक्ष्म था कि पूछो मत, है ना। आयतन भी अत्यंत सूक्ष्म था। ताप और घनत्व तो ऐसा था, ताप और घनत्व तो अनंत था, है ना, अनंत था। जिस चीज की गणना करना असंभव है तो वो तो आप सीधे लिखोगे कि ताप और घनत्व तो क्या था स्टूडेंट? अनंत था। और बिग बैंग प्रक्रिया में इतना अनंत, इतना ज्यादा ताप हो गया, इतना ज्यादा दाब हो गया कि विस्फोट हो गया। और इसी विस्फोट से जो छोटा सा पिंड गोलक था उसके पदार्थ बिखर गए। और जब उसके पदार्थ बिखर गए तो ब्रह्मांड की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मांड की क्या हो गई? अब विस्फोट से क्या था? पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से पदार्थ उसके बिखर गए तो कहा गया कि भैया ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अब ऐसे में देखा जाए तो जैसे ही विस्फोट हुआ पदार्थ फैल गए तो स्थान की उत्पत्ति हुई, समय की उत्पत्ति हुई और वस्तु की उत्पत्ति हुई। तो समय की उत्पत्ति हुई, वस्तु की उत्पत्ति हुई, स्थान की उत्पत्ति हुई। इन सभी चीजों की क्या हुई? विस्फोट से क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। और कहा गया कि ब्रह्मांड। अब आप सोच रहे होगे कि मैम मैं ना इमेजिनेशन नहीं कर पा रही हूँ, या मैं इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर में एक बार मुझे दिखाइए तो सही कि भाई किस तरीके से विस्फोट हुआ था। आइए दिखाते हैं। मान के चलो कि अपनी आंखों से आप देख रहे हो कि ये छोटा सा क्या है? गोलक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? छोटा सा यह अत्यंत सूक्ष्म पिंड है। अत्यंत सूक्ष्म पिंड है और इसका ताप और घनत्व क्या है? ताप और घनत्व अनंत है
है ना, अनंत है। और आयतन मतलब कि यह जो स्थान घेर रहा है ये बहुत थोड़ा सा स्थान घेर रहा है, बहुत थोड़ा सा स्थान घेर रहा है, तो यही आपका छोटा सा पिंड है। अब ये छोटा सा पिंड है स्टूडेंट, और सब कुछ काला है ना, सब कुछ आप देखो डार्क है, सब कुछ डार्क है। और अचानक से अब देखो इसमें आप देखोगे, ये देखो अचानक से विस्फोट हो गया। अब इसके पदार्थ क्या हो गए, फैल गए। तो अचानक से इसमें विस्फोट होगा और इसके पदार्थ, अब यहाँ पे ऐसे देखो, ये छोटा सा गुल्लक है और अचानक से ये विस्फोट हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ और इसके पदार्थ आसपास फैल गए। और यही अब ऐसे देखो, तो अचानक से देखो छोटा सा एक, अभी अभी देखना, ये छोटा सा ये आपका पिंड था, ये देखो 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 देखो, अब ये देखो देखो, अचानक से एक छोटा सा पिंड था और उसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, अभी हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक छोटा सा ये पिंड है और अचानक से इसका ताप इतना ज्यादा अनंत था कि भाई ताप इतना हो जाएगा, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। कहा जाता है कि कोई प्रेशर हम तब तक झेल सकते हैं ना जब तक हम झेलने लायक रहते हैं, जब एक समय के बाद तो फिर हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। ठीक देखिए यहाँ पे, है ना, सीधे आप देखिए, तो इसमें आप देखोगे तो अचानक से ये विस्फोट हो गया और इसके पदार्थ फैल गए और यही बिग बैंग विस्फोट है, ब्रह्मांड की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। अब आप कहोगे कि ठीक है मैम, अब इसके बाद की कहानी क्या है। अब बिग बैंग विस्फोट, देखो कहानियां तो मैं लिख के लाई हूं, ये सब कहानियां तो लिख के मैं लाई हूं, लेकिन चीजें इसमें जितना हो सके जब आप समझोगे उसके बाद ही आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब जैसे कहा जाता है कि बिग बैंग ऐसे लिखो, रुको, बिग बैंग विस्फोट के पश्चात अब आप क्या देखोगे, तो बिग बैंग विस्फोट के पश्चात, तो अब 13.7 अरब साल पहले जब यह विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो उसके क्या, तो उसके पश्चात कुछ अरब वर्ष बाद, अब ये कोई निर्धारण नहीं है, कुछ अरब वर्ष बाद क्या हुआ, तो कुछ अरब वर्ष बाद कुछ चीजें होंगी, जैसे कि आप हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुलित होके तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होगा। अब आपके मन में होगा मैम ये आकाश गंगा क्या है, ये तारे क्या है। तो जब ब्रह्मांड बन गया तो अब ब्रह्मांड के बाद आपका क्या बनना चाहिए, आकाश गंगा बनना चाहिए। और क्योंकि जो ब्रह्मांड है ना, मान के चलिए कि ये ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड। अब आप कहोगे मैम ब्रह्मांड को आपने कैसे कल्पना कर लिया, तो हमने कल्पना नहीं किया है, ये एक समझाने का तरीका है। ब्रह्मांड अनंत है, हम उसको कैसे बोर्ड पे बना सकते हैं, लेकिन मान के चलो कि ये ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड में न जाने कितने गैलेक्सी हैं, ये कितने गैलेक्सी हैं, जगह जगह कई असंख्य गैलेक्सियां हैं जिसको आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते हो, ये सब गैलेक्सियां हैं। और यही आकाश गंगाएं असंख्य तारों से मिलके बनी हुई है ना। और आखिर गैलेक्सी में इतने सारे तारे आए कहां से, तारों का निर्माण कैसे हुआ, यही तो हमें समझना है ना, यही तो हमें क्या है, समझना है। तो आप यहां पर देख लेते हैं, तो कहा जाता है कि कुछ अरब वर्ष बाद ही सौर मंडल का विकास हुआ था, सौर मंडल का निर्माण या विकास हुआ था, है ना, विकास हुआ था। तो कुछ अरब, जब बिग बैंग विस्फोट हो गया तो कुछ अरब साल के बाद ही, लगभग देखा जाए तो 4 अरब वर्ष के, है ना, आज से तो मतलब कुल मिला के छोड़िए, ये सब हटाइए, कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का संकुलन हुआ। संकुलन का मतलब है कि ये गैस इकट्ठा होने लगे, ये गैस क्या हुए, इकट्ठा हुए, मतलब संकुलित हुए, और संकुलित होकर के तारों और आकाश गंगाओं का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया।
अब हम लोग क्या देखेंगे, अब सीधे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गए। अब हम लोग आकाश गंगा लिखेंगे, आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी एवं निहारिका। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी आपने सोचा है कि निहारिका, अंग्रेजी में इसे नेबुला कहा जाता है। नेबुला क्या है, कभी आपने सोचा है? तो जब आकाश ब्रह्मांड बन गया तो अब उसकी बारी आ गई, आकाश गंगा और निहारिका की बारी आई। तो पहले निहारिका होगी, और निहारिका है क्या चीज, ये सोचने हैं। तो देखा जाए तो आकाश गंगा का निर्माण, आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ था? गैलेक्सी का निर्माण की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? तो आकाश गंगा के निर्माण की जो शुरुआत थी, हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल, हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल, और जिसे इस बादल को जानते हैं आप क्या कहते हैं? नेबुला कहा जाता है, निहारिका, है ना। तो बादलों के संचय से हुआ था, बादलों के संचयन से, संचयन यानी इकट्ठा होने से, संचयन से हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है निहारिका, एक बार आंखों से देख लेते तो समझ में आ जाता है। तो जिसे निहारिका कहा जाता है, जिसे निहारिका कहा जाता है यानी नेबुला कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। यानी कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम गैस हमारे ब्रह्मांड में आए, और यही हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन स्टार्टिंग में हाइड्रोजन गैस, धूलकण, इनके बड़े बड़े विशाल बादल थे, और यही हाइड्रोजन गैस के जो विशाल बादल हैं ये निहारिका कहे गए। और इसी निहारिका से ही बड़ा बड़ा विशाल बादल का संचयन, इसी से क्या बना है, हमारा गैलेक्सी बना है। अब देखो, अब सीधे कहा जा सकता है कि धीरे धीरे निहारिका क्या करती हुई, बढ़ती गई, और इनके जो है कहा जाता है कि गैस के झुंड भी बढ़ते गए। तो अब जैसे निहारिका हाइड्रोजन के पूरे बादल है ना, हाइड्रोजन के बादल है, तो जगह जगह उसी बादल में क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगे, गैस इकट्ठा होने लगा, केंद्र पर दबाव बढ़ने लगा, और धीरे धीरे तारों की क्या होने लगी, उत्पत्ति होने लगी। और ये हम अभी आगे आपको बताएंगे। हमारी जो सौरमंडल का नाम मंदाकिनी है स्टूडेंट्स, क्या है, मंदाकिनी है। अब देखो, आपने क्या देख लिया, तो आपने ये देख लिया कि आकाश गंगा क्या है, निहारिका क्या है। बड़ा सा आकाश गंगा क्या है, असंख्य तारों का एक समूह होता है, और ये बड़ा सा झुंड होगा जहां पे कई तारे ऐसे रहेंगे। और आप देख लो कि यहाँ पे मैंने एक फोटो आकाश गंगा की लगाई, ये देखो, ये है आपका आकाश गंगा, और यही आकाश गंगा में न जाने कितने आपको तारे देखने को मिलेंगे। और ये क्या झुंड देखने को मिल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस के, है ना, झुंड है ये, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, और इससे अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है। हमारी मंदाकिनी के पास अगर देखा जाए तो मंदाकिनी के पास, मंदाकिनी जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा, ये हमारी आकाश गंगा के निकट के सबसे निकट अगर कोई, सबसे निकट आकाश गंगा है तो वो एंड्रोमेडा है। आकाश गंगा क्या है, एंड्रोमेडा है ना, एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा। तो ये भी देख लीजिएगा, एग्जाम में ये कई बार स्टेट पीसीएस जैसे परीक्षा में पूछा गया है, तो आप देख लो, ऐसे लिखो, रुकिए, एंड्रोमेडा है। और एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक पास वाली आकाश गंगा के रूप में माना जाता है। तो अब जैसे देखो, हमने ये कहा कि ये पूरी हमारी आकाश गंगा है जो निहारिका के बादल झुंड से बना है। जगह जगह हाइड्रोजन गैस है,
है ना। मान के चलो कि जगह जगह हाइड्रोजन गैस है, मान के चलो ये हाइड्रोजन गैस है, धूल कण है, हाइड्रोजन गैस है, धूल कण है। अब ये केंद्र की ओर दबाव बढ़ेगा, यानी नाभिकीय संलयन होगा, नाभिकीय संलयन होगा, और यही हाइड्रोजन किस में बदलने लगेंगे, हीलियम में बदलने लगेंगे। और यही हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की जो प्रक्रिया है, इससे नवीन तारों का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है। यहां पे देख लीजिएगा, तो कहा जाता है कि हमारे आकाश गंगा में हाइड्रोजन गैस का बड़ा सा बादल होता है ना, बादल होता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ये गैस सिकुड़ने लगता है, ऐसे सिकुड़ने लगता है ना, गैस क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के बाद ही आदि तारों या प्रोटोस्टार का जन्म होता है, क्योंकि जैसे जैसे सिकुड़ेगा केंद्र में क्या होगा स्टूडेंट्स, दबाव बढ़ेगा, है ना, दबाव बढ़ता है। अब आदि तारा भी सिकुड़ने लगेगा, और जब आदि तारा सिकुड़ने लगेगा स्टूडेंट, तो बादलों के परमाणुओं में टक्कर होने लगेगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि परमाणुओं के टक्कर की प्रक्रिया में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, जिससे कि हमें तारों का जन्म देखने को मिल जाएगा। यानी कि हम ये पूरा कह सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह ये गैसों का झुंड है, और जगह जगह इन्हीं गैसों में क्या होने लगता है कि ये हाइड्रोजन का, है ना, जगह जगह ये सिकुड़ने लगता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, और तारों का, असंख्य तारों का निर्माण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक वृक्ष है और एक वृक्ष पे न जाने कितने फल हैं, तो कहा जाता है ना कि है तो एक वृक्ष पे ना असंख्य फल लगे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से एक आकाश गंगा है, असंख्य तारों का समूह है, और यही आकाश गंगा कहलाता है, और यही तारों का जन्म होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये तो हमने पूरा कहा है। तो अब सीधे हम यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आखिर में ये कैसे बना, क्या बना। तो देखो, सबसे पहले मैं बार बार कह रही हूँ, पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद आपकी धीरे धीरे जो है हाइड्रोजन जैसे गैस आए, फिर इनके बड़े बड़े विशाल बादल पिंड थे जिसे निहारिका कहा गया। इन्हीं निहारिकाओं से आकाश गंगा बना। क्यों? क्योंकि निहारिकाओं में जगह जगह आपके हाइड्रोजन गैस से सिकुड़ने से आदि तारों का निर्माण हुआ, है ना, आदि तारों का निर्माण हुआ, और यही असंख्य तारों का समूह ही अपने ऊपर लिए हुए है कौन, आकाश गंगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और ये सिकुड़ने किससे लगते हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। इसीलिए तो कहा जाता है कि तारों का जन्म किससे होता है, नाभिकीय संलयन से हमें देखने को मिलता है। तो ये था स्टूडेंट, है ना। तो पहले तो हमने ब्रह्मांड बना लिया, ब्रह्मांड के बाद फिर धीरे धीरे आकाश गंगा बना लिया, फिर आकाश गंगा के बाद हमने तारा बना लिया। अब उसी तारे के बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है कैसे बना। हम देखो, अब हमारे सोलर सिस्टम, है ना, के बारे में न जाने कई बातें कही गई हैं, कई तरीके से कही गई हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो आप देखो तो जैसे ये जो फिगर है ये क्या है, नेबुला हाइपोथेसिस है। क्या है ये, नेबुला हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है। अब जैसे देखो, आप खुद देखिए तो ये नेबुला हाइपोथेसिस में क्या है, यहां पे देखिए सबसे पहले ये क्या था, तो आप खुद देख रहे हो ये अंदर की ओर सिकुड़ रहा, ये अंदर की ओर, ये क्या था, हाइड्रोजन का बादल, ये अंदर की ओर सिकुड़ रहा। अचानक से इसमें पहले ये कैसा था, ये गतिशील नहीं था, ये गतिहीन था, लेकिन अचानक से जब ये सिकुड़ा, सिकुड़ने से इसमें उष्मा बढ़ी और यह गतिशील हो गया, है ना। और ये गतिशील होकर के ये क्या होने लगा, ये चक्रीय घूर्णन करने लगा। इतना तेज घूर्णन किया, इतना तेज घूर्णन किया कि इसके कई छल्ले हुए, और ये छल्लों से ये टूट करके ये आपके क्या बने हैं, ये ग्रहों का निर्माण हुआ। केंद्र में जो द्रव्यमान था वो इकट्ठा होने लगा। इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर द्रव्यमान है वो सूर्य का है। केंद्र में जो द्रव्यमान था वो इकट्ठा हुआ और वो सूर्य बना। तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिक है। अब इसको हम चाहें तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन अब चूंकि समय बहुत कम रहता है तो भाई एक हम लोग नॉर्मल तरीके से जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है बस हम लोग उसी को पढ़ेंगे।
तो इस तरह से तारों का जन्म और तारों का इस तरीके से विकास हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से, सीधे हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से, हीलियम में बदलने से तारों का जन्म हुआ है ना, हुआ है। तो इसीलिए जगह जगह निहारिका, इसीलिए तो कहा जाता है कि तारों का निर्माण ही निहारिका से हुआ है, हाइड्रोजन गैस के बादलों से हुआ है, धूलकण हाइड्रोजन गैस के बादलों से हुआ है। और यही जब सिकुड़ी तो सिकुड़ने से आपके आदि तारा बना, फिर यही आदि तारा क्या होगा, फिर आदि तारा सिकुड़ने पर गैसों के बादल में क्या होने लगता है, परमाणुओं की टक्कर की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन तुरंत हीलियम में बदलने लगता है, और यानी कि बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण तारों का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले सिकुड़ेगा तो आदि तारा, फिर उसके बाद परमाणुओं की टक्कर होगी तो हाइड्रोजन की हीलियम में बदलने की जैसे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तारों का निर्माण हो जाता है। तो ये था आकाशगंगा, है ना। आकाशगंगा तो असंख्य तारों को लिए हुए है। आकाशगंगा एक विशाल गैसों का पिंड का एक बड़ा सा क्षेत्र है, बादल है, और उसी पे न जाने कितने तारों का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका देख सकते हैं। देखा जाए तो तारों की कुछ खासियत होती है स्टूडेंट्स। अब जैसे आपके मन में होगा कि मैम कैसे, तो देखो सूर्य भी हमारा एक तारा है और इनके पास अपना प्रकाश और अपनी उष्मा होती है। इनके पास क्या होता है, अपना प्रकाश और अपनी उष्मा होती है। और देखा जाए तो यह आकार में बड़ा और चमकीला दिखाई देते हैं, है ना। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे हैं जो कि हमसे काफी दूर हैं, और उनका हम उष्मा और प्रकाश महसूस नहीं कर पाते, और वो आकार में इतने दूर हैं कि हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे सौर मंडल में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कभी कभी ये सवाल बड़ा पूछा जाता है कि हमारे सौर मंडल में, तो आपने देख लिया कि हमारा सौर मंडल मंदाकिनी गैलेक्सी का है ना पार्ट है। और ध्यान रखिएगा हमारे सबसे नजदीक अगर कोई गैलेक्सी है तो एंड्रोमेडा है, ये भी देख लीजिएगा। और हमारे सौर मंडल में जो पार्ट है वो कौन कौन है, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है और अन्य, और उल्का पिंड है ना, उल्का पिंड है। ये हमारे सौर मंडल का भाग माना जाए। मतलब कि हमारे सौर परिवार में कौन कौन रहता है, तो हमारे सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो सूर्य है, और बाकी ग्रह है, उपग्रह है, और आपका क्या है, क्षुद्र ग्रह होता है और उल्का पिंड होता है। तो ये सब हमारे क्या है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, ये सभी हमारे क्या हैं, तो सौर मंडल का भाग है। ठीक है, इसी को हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। सभी सदस्यों को, अब जैसे देखो जो सूर्य है, सूर्य तारा है और तारों के पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास या उपग्रहों के पास या अन्य पिंडों के पास ना अपनी उष्मा है ना अपना प्रकाश है। ये सूर्य की उष्मा और प्रकाश से प्रकाशित तो होते रहते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। और इसी परिवार को हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। अब देखो सूर्य के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, है ना, तो सूर्य के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे, तो सूर्य में अगर हम इसमें बात करें तो सूर्य की 6 लेयर होती है। सूर्य की क्या होती है कि 6 परतें होती हैं। आप लोग नहीं जानते, पृथ्वी की तो कल परतों को आपने पढ़ लिया था, लेकिन सूर्य की परतों को आपने नहीं पढ़ा है। सूर्य की भी 6 परतें होती हैं, और सूर्य की जानते हैं कौन कौन सी परत है, सबसे अंदरूनी कौन सी होती है, कोर एरिया होता है। कौन होता है, कोर क्षेत्र होता है। क्या होता है, कोर क्षेत्र होता है। फिर कोर क्षेत्र के बाहर अगर कोई होता है तो विकिरण क्षेत्र होता है, और इंग्लिश में विकिरण क्षेत्र को हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं। विकिरण क्षेत्र के बाद आपका क्या है, कन्वेक्टिव जोन होता है, संवहनीय क्षेत्र आपका होता है। फिर संवहनीय क्षेत्र के बाद अगर कोई होगा तो आपका फोटोस्फीयर होता है, प्रकाश मंडल होता है ना, प्रकाश मंडल होता है।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर क्या होगा, प्रकाश मंडल होगा। प्रकाश मंडल को हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, है ना, फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, क्रोमोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है। फिर क्रोमोस्फीयर के बाद कोरोना होता है, कोरोना होता है ना, कोरोना सबसे बाहर। तो 1 2 3 4 5 6, ये आप पूरे 6 आप देख सकते हो, है ना, 6 आप यहाँ पर देख सकते हो। कई बार यहाँ से जैसे सूर्य के स्ट्रक्चर को लेकर के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। और इसमें बहुत सारे सवाल आपके जैसे हरियाणा पीसीएस वगैरह में ये पूछा गया है, उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले आप ये देखिए, बताइए अब इसी में स्टूडेंट, सूर्य आखिर किससे मिलके बना है? आखिर सूर्य के द्रव्यमान में सबसे ज्यादा, सूर्य के द्रव्यमान में सबसे ज्यादा आपका किसका हिस्सा है? तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगातार, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, लगभग 70.6%। 70.6% आपका क्या है? तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है 70.6%। फिर इसके अलावा देखा जाए तो लगभग 27.4% हीलियम है। 27.4% क्या है? हीलियम, हीलियम है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम आप देख लीजिएगा। अब देखिए कोर विकिरण संवहनी, अब देखो जो पृथ्वी से दृष्टिगत हमारा भाग होता है, पृथ्वी से दृष्टिगत जो भाग होता है वो कौन है? तो वो आपका कौन सा होता है? तो फोटोस्फीयर होता है ना। पृथ्वी से जो दृष्टिगत भाग होता है वो कौन होगा स्टूडेंट्स? तो वो फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि जो फोटोस्फीयर है इसी में जो काले धब्बे हैं उसे क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर में ही जो काले धब्बे दिखाई देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी काले धब्बे को हम क्या बोलेंगे? तो सौर धब्बा या सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। और ये हरियाणा पीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। तो ये है। अब देखो, तो ये सूर्य के बारे में है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा कि ये किस में कहाँ पे है। तो इसका प्रकाश लगभग धरती पर पहुंचने में 8 है ना मिनट में पृथ्वी तक पहुंच पाती है ना। और ये सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब आते हैं ग्रह। तो आप जानते हो कि ग्रह 8 हैं, जिनमें से शुरुआत के 4 ग्रह जो होते हैं स्टूडेंट, कौन कौन सा? बुध ग्रह है, फिर आपका क्या होता है? शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है। ये स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं ना, ये पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह कह लीजिए या चट्टानी ग्रह कह लीजिए या आंतरिक ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को नेपच्यून और ये आपका यूरेनस कहा जाता है, इसको वरुण को। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चारों ग्रह आपके क्या हैं? ये गैसीय ग्रह हैं। गैसीय ग्रह कह लीजिए या बाहरी ग्रह कह लीजिए या जोवियन ग्रह कह लीजिए। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं ये चट्टानी ग्रह हैं, लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं ये आपके गैसीय तथा अन्य तरल पदार्थों के बने होते हैं। अब एक चीज और है, अगर हम आकार की दृष्टि से देखें, आकार की दृष्टि से देखें तो देखो सबसे बड़ा यानी कि घटते क्रम में अगर हम देखें तो घटते क्रम में बृहस्पति सबसे बड़ा है ना, बृहस्पति ग्रह। फिर आपका ये सब गैसीय ग्रह हैं तो आकार में बड़े होंगे, है ना। शनि हो गया, शनि ग्रह हो गया, फिर आपका अरुण ग्रह हो गया, फिर अरुण ग्रह के बाद आपका वरुण ग्रह हो गया।
ये सब है। फिर वरुण के बाद आकार की दृष्टि से हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है। फिर पृथ्वी के बाद थोड़ा सा है ना छोटा शुक्र ग्रह आता है, और शुक्र ग्रह और पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश देखने में यह लगती है। 7वें नंबर पे आपका क्या आएगा, मंगल आता है, और फिर 8वें नंबर पे सबसे छोटा बुध ग्रह देखने को मिलता है। यह आकार की दृष्टि है। पोजीशन की दृष्टि से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखा जाए स्टूडेंट तो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह के बेल्ट पाए जाते हैं, है ना। क्या है तो इसमें क्षुद्र ग्रह के बेल्ट हमें देखने को मिलते हैं, या क्षुद्र ग्रह की पट्टी हमें देखने को मिलता है। अब जैसे देखो यहाँ पे देखा जाए तो नेपच्यून के बाद क्यूपर्स बेल्ट है ना, क्यूपर्स बेल्ट हमें देखने, यानी उल्का है ना, पूरा उल्का क्षेत्र है ये क्यूपर्स बेल्ट कहलाता है। और क्यूपर्स बेल्ट के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, प्लूटो देखने को मिलता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये तो आपका ये था। और एक चीज और देख लीजिएगा कि बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी है ना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है ना, जबकि पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह और मंगल के पास आपके 2 प्राकृतिक उपग्रह देखने को मिलता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और शुक्र को हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। मंगल ग्रह के पास अगर देखा जाए तो यह लाल ग्रह है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड मिट्टी में ज्यादा है और इसलिए ये लाल रंग की देखने को मिलती है। और मंगल के पास 2 उपग्रह है, और वो कौन है, फोबोस और आपका डिमोस, है ना। डिमोस सबसे छोटा, तो ये ध्यान रखिएगा, मंगल के पास 2 उपग्रह है, फेबोस और डिमोस। डिमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, हमें छोटा उपग्रह देखने को मिलता है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, जो कि मंगल पर ही आपका है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। और सबसे ऊंचा पर्वत अगर देखा जाए तो निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये बहुत छोटे से समय में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो अब इससे हम अब आगे के टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।